हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। और मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हाँ, आज की हमारी क्लास है। आज की हमारी क्लास में जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि हमने अपना सीटेट 2022 को लेकर के अपने तैयारी का एक क्रम शुरू किया, एक सिलसिला शुरू किया है। तो उसी क्रम में आज हमारी क्लास होने जा रही है क्लास 10। जी हाँ साथियों, आज क्लास 10 होगी एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस की। जी हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस की, जो कि हम टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कर रहे हैं। और आज की हमारी क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ईवीएस का, आवास एवं आश्रय। जी हाँ साथियों, तो हम अब आज की अपनी क्लास में टॉपिक कवर करेंगे आवास एवं आश्रय, जिसमें आज हमारी ईवीएस की क्लास 10 होगी। जी हाँ साथियों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक हमने अपनी 9 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन सभी को देख सकते हैं। साथियों, साथ ही अगर आप चैनल बन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। तो चलते हैं फटाफट से अपनी आज की क्लास की ओर, अपने मेन टॉपिक की ओर। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज की हमारी क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है आवास एवं आश्रय। जी हाँ, आवास एवं आश्रय, जिसे हम होम एंड शेल्टर भी कह सकते हैं। तो लेके चलते हैं डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट। ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट में ईवीएस में कुछ हाउस या होम या शेल्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो घर मकान आदि होते हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु के अनुसार कैसे कैसे मकान पाए जाते हैं आदि से संबंधित कुछ बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है, जिन पर आज हम अपनी इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आवास एवं आश्रय। जी हाँ साथियों, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न घर होते हैं, यानी कि अलग अलग राज्य हैं और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के घर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं और जिनमें हम लोग रहते हैं। वही साथियों, घर हमें सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, तूफान से बचाते हैं और भी अन्य कई दुविधाओं से बचाते हैं। जी हाँ साथियों, जो हमारा घर है, आश्रय है, कहीं ना कहीं इसका जो प्राथमिक रूप से उद्देश्य माना गया है वो सुरक्षा की दृष्टि से माना गया है। ये हमें सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करता है। कौन? हमारा आवास या आश्रय, जिसमें कि सर्दी, गर्मी, तूफान, विभिन्न जानवर, कीड़े मकोड़े और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये हमें बचाने का कार्य करता है। और साथियों, जैसी जहाँ की जैसी जलवायु होती है, जैसी वहाँ की स्थिति होती है, उसी प्रकार से उस क्षेत्र में वहाँ के घर और घरों के प्रकार भिन्न भिन्न देखने को मिलते हैं। साथियों, उसी क्रम में हमारे देश में हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जी हाँ साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जलवायु एक मिश्रित जलवायु है, अर्थात सभी जगह एक जैसा मौसम हर समय नहीं पाया जाता है। और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड भी है, कुछ जगहों पर गर्मी भी है और कुछ जगहों पर ऐसा है कि वहाँ एक टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। साथियों, जलवायु के अनुसार हर जगह अलग अलग तरह के घर भी पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो साथियों, आज की इस क्लास में, आज के इस टॉपिक में, आज के इस चैप्टर में हम विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानने वाले हैं। चलते हैं अपने आज की क्लास के पहले बिंदु की ओर। जी हाँ साथियों, मिट्टी के घर। जी हाँ, मिट्टी के घर। तो मिट्टी के घर जो हैं वो प्राय गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मिट्टी के घर हैं वो गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले ज़्यादा मिलते थे, अब थोड़ा गांव में भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद करी जाए या ज़्यादा देखा जाए, अनुमानित रूप से या चीज़ों को देखते हुए बात की जाए, तो शहर की अपेक्षा गांव में जो मिट्टी के घर ज़्यादा पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पे भी पाए जाते हैं साथ ही कि जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जी हाँ साथियों, ऐसे हमारे भारत के देश या ऐसी स्थान जहाँ की जलवायु गर्म है, यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर भी हमारे जो घर हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं? मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं साथियों? इन घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं। जी हाँ साथियों, 12 इंच, 14 इंच, कभी कभी 20 या 24 इंच मोटी तक इनकी दीवारें होती हैं, जबकि सामान्यतः पक्के मकानों में ये कम से कम 4 इंच की मोटाई वाली भी हो सकती हैं। जबकि यहीं पर जो मोटी ये जो
कच्चे घर होंगे वहां पर इनकी दीवारें उनकी अपेक्षाकृत काफी मोटी होती हैं। और इसके पीछे इसका एक मूल कारण और भी है, क्योंकि एक तो मिट्टी है तो थोड़ा सा इतनी स्थायी तो नहीं होगा, थोड़ी कमजोर होगी, इसलिए इसको मोटा किया जाता है। साथ ही इसके इस कारण की वजह से ही मोटा बनाया गया। लेकिन इससे एक फायदा और हो जाता है कि इसमें जो है गर्मी अंदर नहीं जा पाती, अर्थात ऐसे मकानों में, कच्चे मकानों में गर्मी कम लगती है या गर्मी अंदर नहीं जाती है। इन घरों की जो छतें होती हैं वो झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि उनमें कीड़ा न लगे। जी हाँ, जो नीम या कीकर की लकड़ी होती है इनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, तो इनको भी प्रयोग किया जाता है ताकि इनकी लकड़ी सुरक्षित रह सके और ये जल्दी से ना टूटे या कभी ना टूटे या बहुत लंबे समय तक चले। साथियों, इन्हीं घरों में जो जमीन होता है या फर्श होता है वहां पर क्या होता है कच्चे मकानों में, तो उसको जो है समय समय पर लीपा जाता है। जी हाँ साथियों, मिट्टी में जानवरों के जो गोबर होता है उसको मिला करके जमीन पे उसको लीप दिया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये महिला क्या कर रही है, मिट्टी और गोबर से बने इस मिक्सचर को जमीन पर क्या कर रही है, लीपने का कार्य कर रही है। ठीक है, जिसको गांव में चौका आदि करना है, चौका आदि लगाना भी बोल देते हैं। तो साथियों, इन कच्चे घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, ऊपर की तरफ उखड़े नहीं। साथियों, और इनकी विशेषता बात करें तो कच्चे मकानों की, तो इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है जैसा कि आप बता चुके हैं। और इससे एक फायदा मिट्टी को बचाने का है, दूसरा फायदा यह भी है कि कीड़े नहीं आते हैं। और साथियों, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए जो चौका लगाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, गोबर और मिट्टी में भूसा और मिला देते हैं जिससे वो और हार्ड हो जाता है। और साथियों, ऐसे मकान हमारे भारत में ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो सामान्यतः हमारे जो देश के गांव हैं उनमें तो देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान का जो क्षेत्र है हमारे देश में स्थान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। तो मिट्टी के घर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान आदि में। चलते हैं अपने घर के दूसरे प्रकार, आवास या आश्रय का दूसरा प्रकार है बांस या लकड़ी के घर। जी हाँ साथियों, बांस या लकड़ी के घर। तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। जी हाँ साथियों, बांस या लकड़ी के घर ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जब बारिश बहुत अधिक होती हो। क्योंकि साथियों, अगर आप विज्ञान पढ़े हैं तो विज्ञान में बताया जाता है कि जो लकड़ी है वो पानी में तैरती है, अर्थात डूबती नहीं है। तो जहां पर पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ आने की संभावना होती है, तो ऐसे जगहों पर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जिससे कि बाढ़ आदि आने पर वे घर डूबे ना, या घर गिर भी जाएं तो उनमें से उनके ऊपर चढ़ करके हम बच सकें वहाँ के रहने वाले लोग। तो बांस या लकड़ी के घर ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। वही साथियों, ये जो मकान होते हैं बांस या लकड़ी के घर, ये जमीन से 10-12 फुट ऊपर या ऊंचे, यानी कि 3 से लगभग 3.5 मीटर ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। क्योंकि अक्सर बारिश वाले इलाकों में बारिश होती रहती है, पानी भर जाता है, तो इस समस्या से भी बचने के लिए इनको ऊंचे ऊंचे बांस लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर जाकर के जब बनाया जाता है, 3 से 3.5 मीटर। जी हाँ साथियों, इनको पॉइंटों को बिल्कुल याद रखना है। 10-12 फुट बोल रहा है तो 10-12 फुट ही हमें याद रखना है, क्योंकि सीटेट में कूट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो साथियों, ये जमीन से 10-12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। और साथियों, ऐसे जो बांस या लकड़ी के घर हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारे भारत के असम या असम में ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारे मनाली आदि में ऐसे घर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कैसे, लकड़ी या बांस के घर। चलते हैं अगले घर की तरफ। अगला घर है साथियों पत्थर या लकड़ी के घर। तो मेनली इसमें पत्थर के या लकड़ी के घर की बात करें तो मैं बता चुका हूँ थोड़ा लकड़ी के घरों के संदर्भ में, वहीं पर थोड़ा सा पत्थर को भी जोड़ेंगे। तो इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लकड़ी के घर हमारे बारिश वाले इलाकों में तो पाए ही जाते हैं, साथ के साथ पत्थर और लकड़ी यानी कि इन दोनों का या तो बहुत ज़्यादा प्रयोग है, या इस प्रकार से पत्थरों का ज़्यादा उपयोग करते हुए जो घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो घर हैं जिनमें पत्थर या लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे घर हमारे पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं साथियों,
पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है, इसलिए ही यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इन घरों की छत ढलवा होती है। ढलवा मतलब एकदम फ्लैट नहीं होती है, स्लोपी होती है, लुढ़कने वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बर्फ पड़ती है, अगर हमारी छत एकदम फ्लैट होगी तो उस पर बर्फ जम जाएगी, और जब बर्फ जम जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा जब बर्फ बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो कई बार हमारी पाइप की जो फिटिंग होती है, वाटर लाइन जो फिटिंग होती है, उसमें क्या होता है, वो फट जाती है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड, जब बर्फ जम जाती है, जल जब ठोस अवस्था में आता है तो वो क्या करता है, उसके में प्रसार हो जाता है उसके आयतन में। तो बर्फ जब बनती है, जल से बर्फ का निर्माण होता है तो उसका आयतन में प्रसार हो जाता है। इस कारण क्या हो सकता है, छत पे दरारें आ सकती हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए वहाँ की छत ढलवा होती है ताकि जो भी बर्फ पड़े और धीरे धीरे लुढ़क के वो नीचे जमीन पर गिर सके और हमारी छत या मकान को कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, इन घरों की छत ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं भी छत समतल, यहाँ पर इनके स्थानों पर यानी कि पहाड़ी इलाकों में समतल छत देखने को नहीं मिलती है। कारण मैंने आपको साथियों बता ही चुका हूँ। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना लगे। ये घर एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिला होते हैं। साथियों, लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं और दूसरी मंजिल पर ये खुद रहना पसंद करते हैं। तो लद्दाख के लोग क्या करते हैं, पहली मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और सामान आदि को रखते हैं, और दूसरी मंजिल पर ये खुद रहना पसंद करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग, अगर इनकी छत थोड़ी भी समतल है या इस प्रकार की उनमें जगह जो होती है, उनको किसके लिए उपयोग करते हैं, अपनी फसल, सब्जी आदि चीज़ों को सुखाने के लिए उपयोग करते हैं। और साथियों, ऐसे घर जो हमने अभी बताया, पत्थर या लकड़ी के घर, कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में जिसमें हमने बताया। तो उसमें मुख्यतः अगर हम नाम जोड़कर बात करें तो ऐसे घर हमारे जम्मू कश्मीर या हिमाचल ऐसे स्थानों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चलते हैं साथियों अपने अगले घर के प्रकार पर। अगला है साथियों ईंट के मकान या ऊंची ऊंची इमारतें, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं पक्का मकान। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, पाए जाने वाले मकानों की बात करें तो वह है ईंट के मकान या पक्के मकान, या उसमें हमारी ऊंची इमारतें भी इन्हीं से बनी होती हैं। तो साथियों, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं साथियों? जहाँ पर समतल क्षेत्र है, यानी कि जहाँ की जमीन जो है वो एकदम फ्लैट है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है और हमारा इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं ये समतल क्षेत्रों में वाले हमारा एरिया कहा जाता है। तो साथियों, ऐसे क्षेत्रों में हमारे ईंट के मकान, पक्के मकान या ऊंची इमारतें पाई जाती हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर ज़्यादा पाए जाते हैं। साथियों, जो समतल मैदान होते हैं वो मैदानी भाग है, यानी कि कहीं ना कहीं एक ही बात है। जो हमारे मैदानी भाग हैं उनकी भूमि जो है वो समतल पाई जाती है, तो वो एक ही बात हुई कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये जो हमारे मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं, ईंट के मकान होते हैं, ये एक मंजिले भी होते हैं और बहुमंजिले भी होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं। ये जैसे ऊंची ऊंची इमारतें हमारे बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं, तो जो हमारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर भूमि समतल है, तो वहाँ पर हमारे पक्के मकान देखने को मिलते हैं। और ये 1 मंजिल, 2 मंजिल, 5 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल और भी कई मंजिले हो सकते हैं या होते हैं। साथियों, अगला है बर्फ का घर। जी हाँ, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। बर्फ का घर जिसे हम इग्लू कहते हैं। जी हाँ साथियों, इग्लू लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। इग्लू क्या है? तो साथियों, इग्लू जो है ये बर्फीले क्षेत्रों में, जहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाला या बर्फीले क्षेत्रों का एक घर का प्रकार है। जी हाँ साथियों, जहाँ बर्फ बहुत पड़ती है उनको हम बर्फीले क्षेत्र कहेंगे, और वहाँ पर रहने के लिए जो घर है उसको नाम दिया गया है इग्लू। और जी हाँ साथियों, इसकी बड़ी एक विशेष खूबी है, ये बर्फ के ही बने होते हैं। जी हाँ साथियों, जो इग्लू है वो बर्फ के टुकड़ों यानी कि ब्लॉक्स को जोड़कर ही बनाए जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो साथियों, इस पर कोई व्हाइट पेंट या चूना आदि नहीं किया गया है, ये बर्फ का ही बना हुआ है, इसलिए आपको ये व्हाइट देखने को मिल रहा है।
तो साथियों ये जो हमारे इग्लू होते हैं ये एस्कीमो यानी कि शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, राइट वाली पिक्चर में जो बैठे हुए हैं ये एस्कीमो हैं जो शिकारी वगैरह करने का काम करते हैं और ये अस्थायी निवासी होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो साथियों ये इनके रहने का एक आवास है या आश्रय है। यह गुम्बद के आकार का होता है, जैसा कि आप पिछली पिक्चर में देख ही पा चुके हैं कि उसमें कैसे ऊपर इसकी शेप होती है। और जो इसका प्रवेश द्वार होता है वो बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवाएं उसके अंदर ना जा सकें। एक बार पुनः दिखा देता हूं आपको उस चित्र को। तो आप देख रहे हैं इसका दरवाजा कितना छोटा है और ऊपर से ये डोम शेप है या गुम्बद आकार है। तो साथियों बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से इसके रोकती है। और आप देख रहे हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में कि किस प्रकार से एक सुंदर सा इग्लू है। पहले बड़ा दरवाजा है तो उसके बाद फिर छोटा दे दिया गया है, लेकिन एकदम से बड़ा दरवाजा नहीं दिया गया है क्योंकि ये बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को अंदर जाने से रोकने का कार्य करता है। साथियों इसी के साथ अगला हमारा घर का प्रकार है हाउस बोट। जी हाँ, हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट है हमारा साथियों ये लकड़ी का घर होता है। पिक्चर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं हाउस बोट यानी कि घर है, कैसा? बोट यानी कि नाव जैसा। तो यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है या पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये लकड़ी का मकान है, देख रहे हैं आप कितना सुंदर है। और इसमें अंदर जो लकड़ी से ही बना होगा क्योंकि पानी में लकड़ी क्या करती है? तैरती है, तो इसलिए लकड़ी का है। और इसी को इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि ये अपने रहने के लिए इसको सुंदर भी बनाते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं लकड़ी में कुछ डिजाइन्स बनाई गई हैं, इनको काट काट के छील छील के बनाया जाता है। ऐसी कला को ही नक्काशी कहा गया है। क्या कहा गया है साथियों? नक्काशी कहा गया है। तो ये 80 फुट तक लंबे होते हैं हमारे हाउस बोट और बीच में या बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 8-9 फुट तक पाई जाती है। यानी कि लंबाई चौड़ाई की बात करें तो लंबे 80 फुट हैं और चौड़ाई इसकी 8 से 9 फुट तक पाई जाती है। इसमें लकड़ी का बहुत अच्छा सुंदर नक्काशी का काम किया जाता है ताकि अंदर से देखने में सुंदर लगे, आनंद आए इसमें रहने में। कश्मीर के हाउस बोटों की छत पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। जी हाँ, तो नक्काशी भी जो की जाती है लकड़ी पर, जो डिजाइन बनाई जाती है, इसको धारदार हथियार से छील छील कर या प्रहार कर करके लकड़ी पर एक डिजाइन बनाई जाती है जिसे नक्काशी कहा गया है। और उस नक्काशी का भी पर्टिकुलर नाम क्या है? खत्म बंद। जी हाँ, खत्म बंद इस नक्काशी जो की है इसमें हाउस बोट में की जाती है, जो एक लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी का नाम है। यहाँ के साथियों पुराने घरों की एक खास बात है कि इनमें जालीदार खिड़कियां पाई जाती हैं। जी हाँ साथियों, जो हाउस बोट होते हैं इनमें विंडो होती हैं, खिड़कियां भी पाई जाती हैं और ये कैसी होती हैं? जालीदार खिड़कियां होती हैं। और ये खिड़कियां बाहर की तरफ उभरी हुई पार नहीं जाती हैं। इन खिड़कियों को डब कहा जाता है, लेकिन हम इनको खिड़कियां कह रहे हैं समझने के लिए। लेकिन जो हाउस बोट में खिड़कियां होती हैं वो इनकी भाषा में उसको डब कहा जाता है। इनमें बैठकर बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है साथियों, क्योंकि एक तो है ये इलाका ये बहुत सुंदर जहां पर ये पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बिल्कुल देखने में अच्छा लगेगा। तो डब कहा जाता है इन हाउस बोटों की खिड़कियों को। साथियों इन्हीं हाउस बोट के संदर्भ में और बात करें तो जैसे मकान में अलग अलग कमरे होते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे हमारे आसपास हमारे पक्के मकान होते हैं उनमें अलग अलग कमरे होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या पाए जाते हैं? अलग अलग कमरे पाए जाते हैं। और साथियों हाउस बोट जो हैं वो कश्मीर और केरल में बहुत पाए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें हाउस बोट जो हमारा घर है वो कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हाउस बोट हमें कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। जी हाँ, याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कश्मीर केरल हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब कश्मीर या केरल, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और साथियों ये हाउस बोटों की एक और खूबी है कि ये टूरिस्ट यानी कि जो पर्यटक लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और ये उन्हीं के लिए होते हैं जो लोग वहाँ पर जाते हैं, रहना चाहते हैं, पर्यटक रुकेंगे तो 1-2 दिन को उनको रुकना भी पड़ेगा अगर घूमने जाएंगे, तो उनके लिए ही ये ज़्यादातर मुख्य तौर पर बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथियों अगला हमारा
आश्रय या आवास का प्रकार है डोंगा। जी हाँ, डोंगा। सामान्यतः हम डोंगा मतलब उस पात्र को कह देते हैं जिसमें हम भोजन खाते हैं, लेकिन ये वो वाला डोंगा नहीं है साथियों। ये डोंगा है, ये कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। जैसा कि साथियों अभी हमने पढ़ा था हाउस बोट, तो वो हाउस बोट बड़ा सुंदर सा, बहुत सारे कमरे, उसमें खिड़कियां, जिसको डब कहा गया है, ऐसा ऐसा था। लेकिन साथियों वो जो हाउस बोट है वो एक्चुअल में टूरिस्ट पर्सन्स के लिए है, कहीं ना कहीं वो आमदनी या व्यवसाय या आय का स्रोत है उनका। लेकिन वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, जो लोग रहते हैं, वो किस में रहते हैं? वो डोंगा में रहते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि उसको सुंदर बनाया गया था, बढ़िया नक्काशी करते हुए, खत्म बंद की गई थी, उसमें डिज़ाइनें बनाई गई थी, तो उसको बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया था, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए है। बाहर से आए लोगों को पैसे के बदले में उनको ठहरने के लिए उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था, एक ऐसा मकान या आवास या ऐसा आश्रय है, तो वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया था। लेकिन जो वहाँ के असली मूल निवासी हैं, जो वहाँ पे हमेशा रहते हैं, वो लोग रहते हैं डोंगा में। जी हाँ साथियों, डोंगा में। ये कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें भी साथियों अलग अलग कमरे होते हैं। इसी के साथ साथियों अगला है हमारा घर का प्रकार शिकारे। जी हाँ, शिकारे। तो शिकारे क्या है? तो श्रीनगर में डल झील में यात्रियों के घूमने व शिकार के लिए क्या होते हैं? शिकारे होते हैं। जो भी साथियों हमारे, आपने देखा होगा आसपास लोग आजकल सोशल मीडिया पे आजकल क्या हमेशा ही डालते रहते हैं, जो भी कश्मीर या श्रीनगर इधर की तरफ घूमने के लिए जाते हैं, तो वे अपनी तस्वीर एक साझा करते हैं, जिसमें बैठ करके इस प्रकार से करते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की एक नाव जैसी होती है, जिसमें हल्की सी छोटी सी एक छत जैसी रचना बना करके, और उसमें गद्देदार बैठने की सीट होती है रंग बिरंगे कपड़ों वाली, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये डल झील में देखने को मिलती हैं। जी हाँ, श्रीनगर में डल झील में ये देखने को मिलती हैं, और इसमें यात्री घूमते हैं। और इसको क्या कहा गया है? इस प्रकार की जो एक नाव जैसी रचना है तो ये नाव ही, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है अलग तरीके से, जिसको इनकी भाषा में या इनके यहाँ पर शिकारे के नाम से पुकारा जाता है। तो साथियों श्रीनगर में डल झील में यात्रियों के घूमने के लिए क्या होते हैं? शिकारे होते हैं। साथियों अगला आपके सामने इसी क्रम में है टेंट। जी हाँ, यह लोगों का अस्थायी निवास है। टेंट आपने देखा होगा आसपास हमारे शादी ब्याह या ऐसे समारोह के वक्त पर हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इसको काफ़ी यूज किया जाता है, कुछ लोग इनको लगभग साल भर यूज करते हैं। तो ये एक अस्थायी निवास है। जी हाँ साथियों, जो अक्सर अक्सर घूमते फिरते रहते हैं या इस प्रकार के कुछ काम करते हैं जो वहाँ पर हमेशा लगकर पूरे साल भर नहीं किए जा सकते, तो वो इस प्रकार के जो निवासों का प्रयोग करते हैं, या उस प्रकार के लोग भी इन प्रकार के आवासों का प्रयोग करते हैं जो थोड़े से गरीब हैं या निम्न हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो साथियों टेंट क्या है? तो ये टेंट जो है यह लोगों का अस्थायी निवास है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बना हुआ या होता है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। टेंट के विभिन्न प्रकार के चित्र भी देख रहे हैं। तो साथियों अगर इसी टेंट के संदर्भ में बात करें, तो जो शहर में गरीब लोग होते हैं उनका जो मकान है, आवास है, आश्रय है, वो क्या होता है? टेंट का होता है। वो कैसा? प्लास्टिक का टेंट होता है। जी हाँ, इसमें बल्ली या बांस खड़ी करके उसको पिन्नी से या पन्नी से कवर कर देते हैं, उसको ही गरीब लोग जो है अपना आश्रय बना लेते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्लास्टिक का टेंट, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। लेकिन टाटा स्काई लगा हुआ है भाई, पिक्चर में गौर से देखिए साथियों, पिक्चर में लेफ्ट साइड में टाटा स्काई लगा हुआ है, बेशक प्लास्टिक का टेंट है भाई, वाह। चलिए जी, इसको लगा ला, बहुत बढ़िया। तो साथियों शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के भी बने होते हैं, कहीं कहीं प्लास्टिक के बने होते हैं। साथियों जो हमारे पर्वतारोही होते हैं, अर्थात जो पर्वतों पर जाने का काम करते हैं, पर्वतों के आसपास रहते हैं या पर्वतों से संबंधित किसी प्रकार की एक्टिविटी में संलग्न हैं, तो ऐसे लोग टेंट की 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बने होते हैं इनके टेंट। जी हाँ साथियों, तो वो 2 लेयर वाली होती है ताकि उनको ठंड ना लगे। सामान्यतः एक होती है, लेकिन पर्वतारोही या जहाँ पर ठंड ज़्यादा है वहाँ पर टेंट वाले मकान जो बनाए जाते हैं या टेंट की जो व्यवस्था की जाती है वो डबल तह वाली शीट होती है प्लास्टिक की।
साथियों उसी के अगर हम संदर्भ में बात करें तो लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास हमारी यात्रा में भी इसके बारे में चर्चा की थी। अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यात्रा क्लास का लिंक है, आप वहां से जाकर उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और उस क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो साथियों लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। जी हाँ, रेबो क्या है? याक के बालों से बनाया गया टेंट का मकान। साथियों जो टेंट के मकान होते हैं या टेंट बनाने के लिए जो रेबो है उसमें पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पट्टियां याक के बालों से बुनकर बनाई जाती हैं और फिर इन्हें सिलकर जोड़ लिया जाता है तथा ये पट्टियां बहुत ही गर्म और मजबूत होती हैं क्योंकि याक के बालों से बनाई जाती हैं। उससे हम ऊन या ऐसी चीजें भी बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो एक गर्म होंगे। गर्म से मतलब वो हवा को आर पार नहीं जाने देती हैं। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांध दिया जाता है और फिर उसी प्रकार से घर तैयार किया जाता है, टेंट हाउस। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। साथ ही एक एक पॉइंट को ध्यान रखना, सीटेट इस प्रकार के पॉइंटों को पकड़ते हुए कूट पर आधारित क्वेश्चन बनाता है और ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट जो मैंने लिखा है इन्हीं शब्दों के साथ आपके क्वेश्चन आएंगे और आप जरा सा भी इधर उधर कर देंगे तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो साथियों टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इसके बाद गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाया जाता है। साथियों टेंट अंदर से इतना ऊंचा रहता है कि इंसान सीधा खड़ा हो सके, अर्थात इसकी ऊंचाई ये पर्याप्त लेकर चलते हैं ताकि ये आसानी से उसमें खड़े हो सकें, घूम सकें और अपना काम कर सकें। रेबो एक कमरे जितना बड़ा होता है। इसे 2 लकड़ियों के डंडे के सहारे खड़ा किया जाता है। रेबो के बीच में चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए एक खुला छेद भी बनाया जाता है। यानी कि साथियों इसमें रेबो में ये अपनी लगभग संपूर्ण व्यवस्थाएं बनाने का भी प्रयास करते हैं। वहीं साथियों यहाँ ठंड बहुत ज्यादा तथा तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है चांगपा या ऐसे पहाड़ी इलाकों में। तो इसलिए ये लोग इस गर्म टेंट को बनाते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली इसलिए बनाते हैं, यहाँ के लोग अपने जानवरों के रहने के लिए भी रेबो बनाते हैं। अब आप कहोगे जानवरों के लिए क्यों बना रहे हो? क्योंकि साथियों ये अपने जानवरों को पालने के लिए तो रहते ही हैं। याक आदि, अंगोरा, गोट, बकरी, इन सब चीजों को तो पालते ही, जिससे इनका अपना जीवन चलता है। तो बिल्कुल जितनी व्यवस्था अपने लिए करते हैं उतनी ही व्यवस्था ये इन जानवरों के लिए भी करते हैं। अपनी झोंपड़ी या अपने हट के बराबर में ही उनके लिए भी व्यवस्था करते हैं। और जो जानवरों के लिए वो इस प्रकार से घर की व्यवस्था करते हैं उसको लेखा कहते हैं। जी हाँ साथियों, जिसमें ये खुद रहते हैं, ठीक है, तो उसको रेबो कहते हैं। जिसमें ये स्वयं रहते हैं उसको रेबो कहा गया है। और जो अपने जानवरों के लिए अपने रेबो के पास ही व्यवस्था करते हैं उसको लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। साथियों लेखा की दीवारों, पत्थरों तथा चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाई जाती है। तो जो लेखा होता है वो किसका बना होता है? पत्थरों और चट्टानों के द्वारा मदद से बनाया जाता है, जिसमें एक के ऊपर एक इन पत्थरों या चट्टानों को रखकर बनाया जाता है। इसी क्रम में साथियों अगला हमारा मकान है, आश्रय है, हवेली, जिसे आप महल भी कह देते हैं या किला भी कह देते हैं। तो साथियों अगर हवेली, महल, किले की बात करें तो ये ज्यादातर हमारे इनका निर्माण राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग या अमीर लोग करवाते थे। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनमें कई कमरे होते हैं या बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में एक हवेली देख रहे हैं। इनकी छतों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। यानी कि वहां पर लकड़ी में की जा रही थी हाउस बोट में, और यहाँ पर किस में की जा रही है? पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। अर्थात पत्थरों को नुकीले हथियारों से प्रहार कर करके, छील छील के एक सुंदर रचनाएं बनाई जाती हैं। तो इन हवेलियों में, महलों में क्या पाई जाती है? खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है पत्थरों वाली छतों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। वहीं साथियों अगले बिंदु पे बात करें तो श्रीनगर में, जी हाँ साथियों, जो श्रीनगर है वहां पर डल झील है, उसमें हाउस बोट और शिकारी बहुत देखने को मिलते हैं। तो श्रीनगर हमारी एसोसिएटेड है, उसमें अगर किसी झील की बात करें तो उससे एसोसिएशन होगा डल झील का। तो डल झील हमारी कहाँ पाई जाती है? श्रीनगर में पाई जाती है। और हमारी श्रीनगर में इस डल झील में हमारे हाउस बोट और शिकारे देखने को मिलते हैं। इनके चारों तरफ नीले नीले पहाड़ होते हैं और बीच में 4 चिनारी
पाई जाती है। तो साथियों ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक दृश्य है हमारा श्रीनगर में स्थित डल झील का, जहां पर हाउस बोट और शिकारे देखने को मिलते हैं। तो हाउस बोट वह हैं जो पर्यटक लोगों के लिए होते थे, रहने के लिए होते हैं। शिकारे वह हैं जिसमें पर्यटक लोग इस डल झील में घूमने के लिए प्रयोग करते हैं। और तीसरा एक और पढ़ा था हमने डोंगा, तो डोंगा वह है हाउस बोट जैसा ही है, लेकिन वो सिर्फ सामान्यतः वहाँ के स्थानीय लोगों के रहने के लिए व्यवस्था है। इसमें ज़्यादा कारीगरी आदि जैसा कोई काम नहीं किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे, हाउस बोट, शिकारे और हमारा डोंगा, ये हमारे श्रीनगर या इस प्रकार के क्षेत्र के लिए संबंधित क्या है, हमारे आवास या आश्रय से संबंधित हैं। और श्रीनगर डल झील बिल्कुल नहीं भूलना है। वही साथियों, यदि हम लकड़ी के फट्टों से छत या दीवारें बनाते हैं, जी हाँ साथियों, अगर हम अपना कोई भी ऐसा मकान, आवास या आश्रय बना रहे हैं जिसमें लकड़ी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रही है, तो साथियों हमें उन्हें लकड़ी को, उनको दरवाजे, खिड़की, जो भी चीज़ें हैं उनको दीमक से बचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए दो प्रकार के उपाय हैं, यानी कि उसमें लकड़ी कौन सी प्रयोग की जानी चाहिए, तो उसके लिए नीम या कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, अगर लकड़ी बहुत तादाद में यूज हो रही है और मुख्य मुख्य जो काम है उनमें अगर लकड़ी प्रयोग हो रही है, जिसके ऊपर सारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा भाग तैयार हो रहा है जो कि गिरने से या टूटने से बहुत नुकसान हो सकता है, जान माल दोनों की हानि हो सकती है, तो ऐसे स्थानों पर नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसा कि आप साथियों देखा होगा, पुराने ज़माने में मकान में जब लेंटर नहीं डाले जाते थे और पटिया या गाटर भी नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर इसी प्रकार से छत में क्या होते थे, लकड़ी की मोटे मोटे जो है पीसेस लगाए जाते थे, जिनको कड़ी आदि के नाम से जाना जाता था। तो वो किसके होते थे, नीम या कीकर के हुआ करते थे। वो आसानी से इतनी जल्दी खराब नहीं हुआ करते थे, क्योंकि दीमक जो है इन दोनों लकड़ियों में नुकसान पहुंचाने से बचती है, यानी कि वो इन लकड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। इसी क्रम में साथियों अगला और हमारे इस आवास या आश्रय से क्लास का अंतिम बिंदु, जिसमें कि हम जानेंगे, क्योंकि सीटेट में पूछा जाता है कि कौन सा जीव का आश्रय कौन सा है, अर्थात जो जानवर हैं वो कौन सा जानवर के घर को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, विभिन्न जानवरों के घरों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो साथियों उसी क्रम में चर्चा करेंगे कुछ खास खास जानवरों की या जीवों की और उनके अपने आश्रय की। तो चलते हैं। तो साथियों शेर, जी हाँ साथियों शेर, तो शेर की बात करें तो ये मांद में रहता है, जिसे इंग्लिश में डेन कह सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, जिसे डेन कहते हैं। कुत्ता कहाँ रहता है, तो कुक्कुटशाला में रहता है, जिसे आप केनाल भी कह सकते हैं। जी हाँ साथियों, कुत्ता कहाँ रहता है, कुक्कुटशाला या केनल में। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली जो है वो हमारे पिंजरा या केज में रहती है। जी हाँ, बिल्ली कहाँ रहती है, पिंजरा या केज में रहती है। वहीं साथियों बात करें भेड़ की, तो भेड़ का रहने का आवास या आश्रय स्थल है बाड़ा। जी हाँ, भेड़ कहाँ रहती है, बाड़ा में रहती है, जिसे इंग्लिश में पेन कहा जाता है। और हाथी कहाँ रहता है, तो हाथी तो साथी सभी को पता है, जंगल में रहता है। मुर्गी कहाँ रहती है, तो मुर्गी रहती है दड़बे में, जिसे आप इंग्लिश में कूप कह सकते हैं। तो मुर्गी कहाँ रहती है, दड़बे, दड़बे दड़बे बोलते थे ना, तो मुर्गी कहाँ रहती है, दड़बे में, जिसे आप इंग्लिश में कूप कह सकते हैं। वहीं साथियों घोड़ा कहाँ रहता है, तो घोड़ा रहता है अस्तबल में। जी हाँ साथियों, घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में, या इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेबल। वहीं साथियों बैल गाय की बात करें तो ये साइबान में रहते हैं, जिसे आप कह देते हैं शेड में रहना, शेड। ठीक है, तो बैल गाय साइबान या शेड में, मुर्गा या मुर्गी बाड़ा या पेन में रहते हैं। चूहा रहता है साथियों बिल में, यानी कि होल में। जेबरा रहता है जंगल में। और मनुष्य को तो सभी जानते हैं कहाँ रहता है, हमारा घर में। पक्षी कहाँ रहता है, तो पक्षी का जो आवास है, आश्रय है, वो है घोंसला, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेस्ट। सुअर कहाँ रहता है, तो शुकरशाला या स्टाई जिसे कहा गया। जी हाँ साथियों, सुअर कहाँ रहता है, तो शुकरशाला या स्टाई कहते हैं इंग्लिश में से। और खरगोश कहाँ रहता है, तो साथियों बिल में रहता है, जिसे बरो के नाम से जाना जाता है। तो खरगोश रहता है बिल में, जिसे बरो कहा जाता है इंग्लिश में। और वहीं साथियों गधा कहाँ रहता है, तो गधा और घोड़ा अस्तबल में, स्टेबल में रहता है। बकरी भी हमारी भेड़ की तरह कहाँ रहती है, बाड़ा या पेन में रहती है। और वहीं अंतिम जीव और उसका आश्रय मधुमक्खी। जी हाँ साथियों, तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है, इंग्लिश में कह सकते हैं बी हाइव।
तो साथियों, इसी के साथ आपने आज अपनी इस क्लास में कवर किए आवास या आश्रय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि आपको इस क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और हमारे से इस प्रकार की चीज़ों का लाभ ले सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बने रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and don't forget to subscribe the channel.